हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। हम लोग फिर से एक पेपर के डिस्कशन को लेकर आए हैं और वो है FST 62 का। और आपको पता है सेशन की शुरुआत सिंह सर के एक मिशन के साथ, जिसका मोटो है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके तहत हम लोग आगे काम कर रहे हैं और आपको पता है आज FST 62 हुआ है और उसके शुरुआत के क्वेश्चन 91 to 120 में आपको डिस्कस कराने आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है, देख लेते हैं एक सेकेंड, सॉरी, ओके, यस, करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। देखिए बताइए, तो करेक्ट मैच में आपको क्या बताना है। एलिफेंट रेस्पिरेशन बाय लंग्स, करेक्ट आपको मैच करना है। तो आपको एलिफेंट आपके पास मैमल है, लंग से रेस्पायर करेगा, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। पिजन की बात करी जाए तो उसके पास कुछ एडिशनल चैम्बर होते हैं, जैसे क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप में स्टोरेज और गिजार्ड में ग्राइंडिंग। वाइपर आपके पास रेप्टाइल्स है तो उसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा और 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो इसका 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होगा, ये बात भी सही है। और बेलानोग्लॉसस आपके पास स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, लाइक द नोटोकॉर्ड, अब नोटोकॉर्ड नहीं। आपके पास मैचिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से आंसर आपका फर्स्ट बन जाना है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट बन जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं और अगला क्वेश्चन है 92। देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जो जहां पर है वहीं पर कंजर्व करना, इसका मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऑन साइट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल आपको निकालना है। सीड बैंक, सीड बैंक ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। टिश्यू कल्चर भी ex-situ का है, ex-situ का है बेटा। और खासी एंड जैंतिया हिल्स ये सैक्रेड ग्रुप्स का है और सैक्रेड ग्रुप्स आपके पास आते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में। चाहे आपके पास अरावली हिल्स हो, खासी एंड जैंतिया हिल्स हो, है ना, आपके पास चंदा एंड बस्तर की बात कर ली जाए तो पॉलन बैंक भी आपके पास ex-situ हो जाएगा। इस तरह से आंसर तो इन सीटू कंजर्वेशन का थर्ड है, 92 का थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन 93। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है, देख लीजिए। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो आप देखिए डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, नहीं, पीटीएच जो है इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड। ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ए का सेकेंड देखिए यहां नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया, एक ही मैचिंग से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। आप बाकी भी क्रॉस चेक कर लीजिए। लिखा हुआ है टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन इस पीटीएच के एंटागोनिस्टिक काम करता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो ये आपके पास 4 हो जाना है। उसके बाद की बात करी जाए ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है और जिसका काम होता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन की तरह इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ये थर्ड हो जाएगा। और इंसुलिन की बात करी जाए तो ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर या हार्मोन की तरह काम करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है। तो आपके पास ये थर्ड हो गया और फोर्थ वाला फर्स्ट हो गया। इस तरह से सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर आपका लगा हुआ है। आपको एक आंसर, एक मैचिंग से भी आंसर निकल सकता था, लेकिन आप पूरी चीजों को डिस्कस करके सारी बातों को रिकॉल कर लो। 94। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच की बात करी जाए तो बताइएगा। लिखा हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है 104 mm ऑफ Hg एट एल्वोलाई, बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा हुआ है PO2 इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, ये बात गलत है, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बात सही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता 40 mm ऑफ Hg। तो PCO2 45 mm ऑफ Hg एट द टिश्यू, ये बात सही है। PCO2 एट द एल्वोलाई 40 mm ऑफ Hg, ये बात सही है। करेक्ट मैच ACD है और आंसर आपके पास फर्स्ट बनेगा। 94 का आंसर फर्स्ट बन जाएगा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 95। देखिए, इन डैश डैश The lateral branches originate from the basal and underground portion
ऑफ द मेन स्टेम। बात समझिएगा, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट एट द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली beneath the soil and them come to obliquely upward। ये की पॉइंट है, obliquely upward giving rise to leafy shoot। और ये बात आपके पास सही है किसके लिए? सकर के लिए। ये बात किसके लिए सही है? अंडरग्राउंड आपके पास एग्जाम्पल है स्टेम का, और ये सकर के लिए बात सही है। सकर के एग्जाम्पल में बनाना भी आता है ना, बनाना आ गया। उसके अलावा आपके पास क्राइसैंथेमम आ गया, क्राइसैंथेमम आ गया आपके पास। उसके अलावा आपको पता है इस सकर के एग्जाम्पल में आपको पाइनएप्पल भी आ जाएगा, पाइनएप्पल। तो आप देखिए यहां पर क्राइसैंथेमम यस, मस्टर्ड नहीं, आइकॉर्निया नहीं, पिस्टिया नहीं। आइकॉर्निया और पिस्टिया में तो आपके पास एग्जाम्पल होगा ऑफसेट का। क्या होगा? ऑफसेट का। तो आपके पास अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड स्टेम के 4 एग्जाम्पल हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के 4 एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। एक एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली ग्रोन स्टेम जो होगा अंडरग्राउंड, जिसका नाम होता है राइजोम। दूसरा आपने सुना होगा आपके पास राइजोम के अलावा आपके पास हो जाएगा ट्यूबर के अलावा कॉर्म, और कॉर्म के अलावा आपके पास एक एग्जाम्पल और हो जाएगा जिसका नाम है बल्ब। ठीक है, ये अंडरग्राउंड। जबकि ये सकर वाला जो है वो सब एरियल मॉडिफिकेशन में आते हैं। अगर मैंने इससे पहले इसे अंडरग्राउंड बोल दिया हो तो सॉरी। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन में आते हैं, और सब एरियल मॉडिफिकेशन में, सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं। एक नाम है रनर का, एक नाम है आपके पास यहां पर सकर का, एक नाम है यहां पर स्टोलॉन का, और एक नाम होता है ऑफसेट का। हालांकि नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये आपके पास कोर्स में है, एनटीए के सिलेबस में है। मॉडिफिकेशंस चाहे रूट के हो, चाहे स्टेम के हो, चाहे लीफ के हो। तो आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा 95 का। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड देयर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बात सही है कि भैया जो भी एनिमल्स हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, उनके जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ही मसल की इफेक्टिवली यूज हो रही है उसके स्केलेटन के साथ। फिर लिखा हुआ साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक द माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं माइक्रोफिलामेंट, जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट का पार्ट होते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर 4। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो। इन ईटीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन होते हैं? तो आपने 5 कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स 5 पढ़े होंगे, और 5 कॉम्प्लेक्स में आपके पास सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, NADH डीहाइड्रोजिनेज, वो हो गया कॉम्प्लेक्स 1। ये होता है कॉम्प्लेक्स 2, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 4th, और ये साइटोक्रोम B/C1 आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 3rd। जो यहां पर नहीं दिया वो NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1st होगा। तो इस तरह से आंसर 97 का फर्स्ट हो जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 98 आपसे क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर अ गिवन डायग्राम। ये मैच आपके पास, ये जो आपके पास सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल हैं, राउंड एंड ओवल शेप की जो फोटोसिंथेसिस करती हैं मीजोफिल सेल, और ये आपके पास स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है जिसमें ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, ये स्क्लेरोटिक सेल है।
क्या है, स्क्लेरोटिक सेल, जिसका काम होता है लोकल सपोर्ट देना, और पाए जाते हैं पल्प ऑफ गुआवा, सपोटा, या फिर कहा जाए कि ग्राम जैसे, मतलब जो है ना, जो पल्सेस होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन, मतलब उनके एपिडर्मिस में आपको देखा होगा जो नट होते हैं, वॉल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट नट, उनके वॉल्स में देखने को मिलेगा, जैसे चेरी वगैरह हो गया, है ना, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। मीजोफिल से लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मीजोफिल आपके पास पैरेन्काइमा के बने बेटा, किसके बने, पैरेन्काइमा, और ये आपके पास क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। तो आपके पास पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कैसे टिश्यू है, सिंपल है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई, है ना, ये वाली बात गलत। लिविंग परमानेंट टिश्यू सेकेंड वाला, हाँ लिविंग परमानेंट टिश्यू है, फिर बाद दूसरा वाला लिविंग नॉन लिविंग परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, नॉन लिविंग पहले वाली बात गलत, और लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होगा, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 98 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लो, 99 लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपके पास लिखा हुआ है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या में उसमें कोलेजन फाइबर होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर होंगे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होंगे उसमें भी कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फ्लूइड एपिथेलियल टिश्यू, ये गलत बात, ये फ्लूइड एपिथेलियल टिश्यू नहीं, ये कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, ये वाली बात गलत है। हार्मोन सिक्रेशन डक्टलेस ग्लैंड मतलब सही है, और डक्टलेस को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन, तो ये वाली बात सही है, गलत आपके पास 99 का थर्ड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है। आईज, आपको पता है कॉकरोच में दो तरह की आई है, एक नॉन फंक्शनल ऑसिलाई जो कि नॉन फंक्शनल है, लेकिन फंक्शनल आई आपके पास कंपाउंड आई मोज़ैक विजन आपको पता है, और वो कंपाउंड आई बनी है 2000 ओमेटिडिया से, एक आई में पाए जाते हैं हेक्सागोनल। आपके पास आईज में ओमेटिडिया देखने को मिल जाएंगे, और ईच आई में कितने ओमेटिडिया देखने को मिलेंगे, 2000 ओमेटिडिया, ईच फंक्शनल आई, ईच कंपाउंड आई। मैक्सिलरी पल्प एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये आपके पास सेंसरी है। कैसा है, सेंसरी। स्क्लेराइट में काइटिन देखने को मिल जाएगा, और एंटायर जो फोरगट होगी उसमें भी क्यूटिकल देखने को मिल जाएगी। गलत जवाब आपके पास सेकंड हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है फिशेस। फिश दो आपके पास चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, दो चैम्बर्ड हार्ट, इसमें एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, यहां पर एक वेंट्रिकल लिखा है, सही है। एम्फीबिया आपके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। आपके पास ये देखिए एक वेंट्रिकल, ऐसे आप समझिए, फोर्थ मत समझ लीजिएगा, एक वेंट्रिकल है तो यहां पर भी एक वेंट्रिकल लिखा हुआ है। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, यहां पर एक वेंट्रिकल लिखा हुआ है, गलत जवाब। मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, सही लिखा हुआ है। गलत जवाब आपके पास 101 का थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए। A and B are two types of gene. They are located upon chromosome. In the given 4 sample of chromosomes, select the correct ascending order of percentage of recombination. आपको पता है जितनी ज्यादा दो जीन के बीच की दूरी होगी उतना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू 50% होती है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है आपके पास परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे Z वाले में 2 जीन के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांस सबसे ज्यादा है, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो Z में सबसे ज्यादा, उसका कंपेयर करिए, फिर Y आ रहा है, Y कंपेरेटिवली आपके पास W और X से ज्यादा है तो Y आ जाएगा, फिर उसके बाद X आ जाएगा, और फिर उसके बाद
आपके पास आ जाएगा W। तो XZYXW सबसे ज्यादा Z, फिर Y, फिर X, फिर W। आंसर आपका फर्स्ट बन रहा है। आंसर आपका क्या बन रहा है बेटा? फर्स्ट बन रहा है। आपको पता है कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन आपके पास लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लिंकेज, अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होने वाला है? वो होने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लिंकेज कम हो जाएगा। 103 लिखा हुआ विच इज आर इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमन। तो एलिमिनेशन एक्सक्रीटरी वेस्ट का आपके पास एलिमिनेशन कौन करेगा? स्किन भी करती है, लंग्स भी करता है, किडनी भी करती है। आंसर तो ऑल हो गया। सारे लोगों को जोड़ लो तो आप याद रखिएगा एक ट्रिक, स्किल्स। एस फॉर स्किन, लास्ट में एस फॉर सलाइवा, यहां पर के फॉर किडनी, आई फॉर इंटेस्टाइन, एल फॉर एक होगा लंग्स और दूसरा होगा लिवर। ये सारे के सारे एक साथ हो गए हैं कि जो एलिमिनेशन करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। अगर मेन अगर बोला जाए ऑर्गन मेन, तो मेन हो जाएगा आपके पास किडनी। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। 103 का क्या हो जाने वाला है? 4। अगला क्वेश्चन 104 लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बताइए। कतला, बोनी फिश, बिल्कुल। फिर आपके पास लिखा हुआ है कोबरा। कोबरा 4 चैम्बर्ड हार्ट, गलत जवाब। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 3 चैम्बर्ड होगा। फिर बाद में फ्रॉग, फ्रॉग में क्लोएका देखने को मिलेगी। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग। क्लोएका क्या होता है बेटा? कॉमन ओपनिंग होती है किसकी किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, प्लस आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की, प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पैरट एक बोन है, वो आपके पास बर्ड है और बर्ड में एयर भरी बोन्स पाई जाती हैं जो उसके वेट को कम करती हैं। ऐसी बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। गलत जवाब आपके पास 104 का सेकंड हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। हॉर्स टेल एंड फर्न ब्रायोफाइट में नहीं आते बेटा, ट्राइड ये टेरिडोफाइट में आते हैं। किस में आते? टेरिडोफाइट्स। फिर वेस्कुलर टिश्यू एडियंटम आपके पास, वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिले। एडियंटम एक टेरिडोफाइट है और टेरिडो में देखने को मिल जाएगा। स्फैग्नम यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये आपके पास गलत, ये बाइसेक्सुअल की बात है स्फैग्नम। फिर बाद में क्लोरोफाइसी 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजला, ये भी बात गलत हो गई क्योंकि 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजला आपके पास फियोफाइसी में देखने को मिलेंगे, जबकि क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजला देखने को मिल जाते हैं। समझ पाएंगे नहीं? तो ये वाली बात भी गलत हो गई। सही बात आपका सेकेंड है। 105 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन लिखा हो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आपको पता है कि हाइड्रोजन डोनर को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद हाइड्रोजन दे देता है, जो उसके साथ अगर वाटर हाइड्रोजन डोनर है तो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो वो सल्फर या सल्फेट रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं। आंसर आपका 4 हो जाएगा, 1 और 2। अगला सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। लिखा हुआ मैंगो ट्री प्लेस्ड एट मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल गलत। मैंगो आपके पास ऑटोट्रॉफिक में आएगा। ऑलवेज ऑलवेज इसका ट्रॉफिक लेवल होगा T1, मोर देन नहीं।
ह्यूमन प्लेज एट मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, ये बात सही है, क्योंकि ह्यूमन अगर घास वगैरह या फिर फल वगैरह खा रहा है तो ये T1 में आएगा, और अगर किसी कार्निवोर को खा रहा है, किसी हर्बीवोर को खा रहा है, मतलब ये आपके T2, T3, T4 कहीं पर भी फिट हो सकता है, लेकिन T1 में नहीं हो सकता। T1 में तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। फिश प्लेस्ड ओनली 3rd ट्रॉफिक लेवल, नहीं, ओनली की बात भी नहीं है, स्ट्रिक्टली ये गलत हो गया। और स्पैरो प्लेस्ड ओनली 2nd ट्रॉफिक लेवल, ये भी नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सही दिख रही है, वो है बी, ओनली 4 बेटा, है ना, सिर्फ बी वाला सही दिख रहा है। आगे का, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो कौन सा है? वो एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, याद रखिएगा, वो इंसुलिन है। और जिस कंपनी ने बनाई उसका नाम था एली लिली, और ये अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है बेटा। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये कब बनाई गई? 1983 में। क्लियर? अगला, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अ डीएनए सेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट is transferred into the whole cell through a vector. Consider the following 4 agents in the regard and select the correct option. About one or more of these can be used as a vector. आपको वेक्टर छांटना है। वेक्टर के तौर पर एस्कैरिस यूज नहीं करते, हाँ बैक्टीरिया का प्लाज्मेट जरूर यूज करते हैं, प्लाज्मोडियम यूज नहीं करते, हाँ बैक्टीरियोफाज जरूर यूज कर लेते हैं। तो आप इसका आंसर जो है ना 2nd और 4th सही है। 4th, 2nd और 4th आपको पता है, प्लाज्मेट को इन जनरल, वायरस में रेट्रोवायरस को इन जनरल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन का टी प्लाज्मेट हम यूज कर सकते हैं, और आपको बैक्टीरियोफाज वायरस का भी यूज हम कर सकते हैं। क्लियर? अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना, बार्बिट्रेट्स आर नॉट यूज्ड एज अ मेडिसिन, बिल्कुल यूज्ड होती है मेडिसिन के तौर पर जिन्हें इंसोम्निया जैसे, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका हम इन जनरल मिसयूज करते हैं, जिसे हम एब्यूज कहते हैं। ये वाली कह रहे हैं कि मेडिसिन के तौर पर यूज ही नहीं की जाती, ये बात गलत है। लिखा हुआ मॉर्फिन इज ऑफन गिवन अ पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसका भी मिसयूज होता है। च्यूइंग टोबैको लोअर्स द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल नहीं, एसएनएस को अफेक्ट करेगा, ये हायर करेगा ब्लड प्रेशर को। और फिर लिखा कोकेन इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट्स रिकवरी, ये ऐसा भी नहीं है कि भैया अगर कोई पेशेंट है रिकवरी करना है तो उसे कोकेन दे दो, नो भाई साहब, ऐसा नहीं है। आंसर आपके पास 2nd हो जाएगा, 110 का 2nd। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर के डिटेक्शन के लिए आपको सेफेस्ट टेक्निक निकालनी है, तो वो आपके पास देखो, यहां पर एक्सरे यूज हो रहा है इसलिए सेफेस्ट नहीं है, यहां पर भी एक्सरे का यूज किया जाता है ना, इस वजह से भी इसे सेफेस्ट नहीं मानते। और यहां पर तो कट लगाते हैं, तो वहां से मतलब वो सेल आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में भी आपका सेफेस्ट नहीं मानते, सबसे सेफेस्ट मानेंगे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को, जो एमआरआई होता है, आपका 3D इमेज देता है, और 3D इमेज के साथ साथ यहां पर किसी तरह के आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज नहीं होता, दैट्स वाई ये सबसे सेफेस्ट है। अगला लिखा हुआ है 112, लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो कह रहे हैं उस कंपोनेंट का नाम बताइए जो बाइंड करता है ऑपरेटर से और ओपेरॉन में उसके आरएनए पॉलीमरेज के काम को प्रिवेंट कर देता है। तो ऐसा रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट जो ऑपरेटर से बाइंड करे और आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम ना करने दे, तो ये इनहिबिटरी होगा और इसे हम रिप्रेशर कहेंगे। इसे प्रमोटर नहीं, रेगुलेटर प्रोटीन नहीं, इसे रिप्रेशर प्रोटीन कहेंगे, ना कि इंड्यूसर। आपके पास 3rd सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ थेरेपी
was given in 1990 a 4-year-old girl child with adenosine deaminase deficiency। तो बताइए ये थेरेपी का नाम क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी से करने वाले जीन थेरेपी, उसमें हमने क्या किया, हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस किया लिम्फोसाइट में और उसे पीरियोडिकली ट्रांसफ्यूज कराया। और आपको पता है कि ये परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर अगर करना है तो आपको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इस हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस थेरेपी को कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं, जीन थेरेपी कहते हैं। ये सारी थेरेपी यूज्ड होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। आंसर क्या बन जाएगा 113 का? 113 का आंसर बन जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो। Which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plant? तो कह रहे हैं कि क्या यूज किया जाता है commonly used in ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू क्रॉप प्लांट। तो क्रॉप प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट है, तो प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाने के लिए हम हेल्प लेते थे टीआई प्लाज्मिड की, जो मुझे प्राप्त होता था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से। ठीक है, तो ये ब्लाइडोगाइनी इंकॉग्निशिया नहीं है, ये नेमाटोड है, रूट बॉर्न पैथोजन है आपके टोबैको प्लांट का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हो जाएगा, पेनिसिलियम ट्राइकोडर्मा नहीं। आंसर आपके पास 114 का सेकंड हो जाना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ट्रांसलेशन यूनिट इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना होगा तो ट्रांसलेशन यूनिट आरएनए पर है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यस ये भी सही है। रिलीज फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये भी बात सही है। सारी बातें सही है, आंसर 4 बनेगा। सारी बातें सही है। अगला क्वेश्चन फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस जिसे हम एलिफेंटियसिस भी कहते हैं, आपको ये होगा बुचरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई या फिर मलाई। तो ए का क्या हो जाना है? थर्ड। ए का थर्ड देखिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन आपके पास मिल रहा है, आंसर तो थर्ड ही हो जाएगा। बिल्कुल मिला भी लीजिए। अमीबियसिस की बात करी जाए तो अमीबियसिस आपके पास हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, तो बी का हो जाएगा 4, ए का, बी का 4। और निमोनिया आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये भी सही है। और डी ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। तो आंसर आपके पास थर्ड बिल्कुल सही है। निमोनिया को आप यहां से मिला लोगे और रिंग वॉर्म को आप यहां से। अगला क्वेश्चन 117 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बेटा। लिखा हुआ है कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। बिल्कुल, कार्डियोवैस्कुलर और एक्सक्रीशन में इसका रोल होता है। कॉर्टिसोल कहां से निकलता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन सी वाली लेयर से निकलता है? तो वो जोना फैसिकुलेटा से निकलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई एड्रीनल मेडुला। गलत जवाब। एड्रीनल मेडुला से स्टेरॉइड हार्मोन नहीं निकलते, वहां से पेप्टाइड हार्मोन निकलते, कैटेकोलामाइन कहलाते हैं। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। नहीं, इसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कह सकते हैं। ये बात है आपके पास कॉर्टिसोल की, लेकिन गोनाडो लिख दिया है, दैट्स वाई गलत है। फिर लिखा अवर बॉडी हैज 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच गॉल ब्लैडर, बिल्कुल गलत। गॉल ब्लैडर नहीं, आपके पास किडनी, और ये एंटीरियर गलत आपके पास चेंज आया है, और ये एंटीरियर नहीं एबव द किडनी बोलेंगे ना। तो आपके पास सही जवाब सिर्फ एक है, ओनली ए। आंसर थर्ड बनेगा। 117 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लो। इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ RE, आपको RE मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर, हु इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम
द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको नॉमेनक्लेचर के 4 स्टेप थे, याद रखिएगा। कितने स्टेप? 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप आपके पास जीनस का नेम, फर्स्ट लेटर। फिर सेकंड स्टेप जो है वो उसमें था स्पीसीज का नेम। किसका नाम? स्पीसीज का नेम। और स्पीसीज के नेम के लिए सेकंड जो आपके पास स्टेप है उसमें 2 कॉन्सेक्यूटिव स्मॉल लेटर। और थर्ड स्टेप जो है वो आपको बताता था स्ट्रेन का टाइप। और चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप जो है वो बताता है रोमन नंबर, जिसमें ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की बात है। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसी में हम रोमन नंबर का यूज करते हैं। जैसे कि आप ई कोलाई ले लो तो ई का मतलब इश्चरीचिया, कोलाई का मतलब CO, स्ट्रेन RY13 और फर्स्ट का मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो ये रोमन नंबर है। आंसर 118 का 1 हो जाएगा। अगला लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। कहते हैं कि जो भी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में ट्रांसफर करके जो भी प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने से पहले उसकी सेफ्टी चेकिंग टेस्टिंग सब करनी पड़ेगी और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम बायो प्रोसेसिंग नहीं कहते, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग नहीं कहते, अप स्ट्रीमिंग नहीं कहते, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर फंक्शन, है ना? आप बताइएगा। कॉलम 1, कॉलम 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? ये कट करेगा डीएनए को। कहां से कट करेगा? आपके स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा। तो ए का क्या बन जाएगा? थर्ड। फिर बाद में एक्सोन्यूक्लियस का काम होगा, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा लेकिन एंड से रिमूव करेगा। 4 हो गया। डीएनए लाइगेज आपके डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ेगा, ये फर्स्ट हो गया। टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा प्राइमर्स को ऑन जेनेटिक डीएनए टेम्पलेट, हाई टेम्परेचर पर डीएनए से डीएनए बनवाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। मैचिंग आपके पास थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड है। आंसर आपका सेकेंड बनेगा। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड। तो ये थे हमारे हिस्से के क्वेश्चंस जिसमें हमने 91 से लेकर आपको 120 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए 121 टू 150 आप स्वागत करिए संगम सर का। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 121, रीजनरेशन ऑफ द डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। बेटा ग्रासेस में जो रीजनरेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो बात करेंगे बेटा ग्रासेस की। और ग्रासेस के केस को समझने के लिए ग्रासेस में हमें नोड इंटर नोड देखने को मिलते हैं और बेटा इन्हीं के बीच में पाया जाता है एक प्राइमरी मेरी स्टेम, इसे इंटर कैलरी मेरी स्टेम कहते हैं। बेटा यही रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो 121 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटर कैलरी मेरी स्टेम। अब बेटा सेकेंडरी जो मेरी स्टेम होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरी स्टेम के तौर पर जानते हैं। एपिकल मेरी स्टेम भी प्राइमरी मेरी स्टेम होता है और ये शूट और रूट के एपेक्स पर पाया जाता। लेटरल मेरी स्टेम सिलेंड्रिकल मेरी स्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो 121 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। Which of the following statement about मिथेनोजिन्स आर नॉट करेक्ट? अब जरा हम लोग बात करें मिथेनोजिन्स के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? मिथेनोजिन्स के रिगार्डिंग हमें बात करनी है, कौन सी बात करें? जब बात मिथेनोजिन की करते हैं तो बेटा ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें आप आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, बेटा ये मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं। और जो मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं वो सेलुलोज डाइजेशन से मीथेन को प्रोड्यूस करते। ये एनएरोबिक कंडीशन में काम करते हैं
और आपने सीवेज ट्रीटमेंट में एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर को देखा था, जहां आपने बायोगैस बनते देखी थी, और ये कड एंड चूइंग मैमल्स के गट में और र्यूमन में देखने को मिलते हैं। तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, यस इट इज ट्रू। They are found in rumen of cattle and their excreta, this is true. They are grow aerobically and break down cellulose rich food. तो बेटा ब्रेक डाउन तो करते हैं सेलुलोज रिच फ्रूट को, लेकिन ये एरोबिकली नहीं करते बेटा, इट इज ए केस ऑफ एन एरोबिकली। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करना है, जो नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 123। 123 की बात करी जाए, विच आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बेटा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बात सही है? तो एटीपी बनाने की प्रोसेस है, कीमोऑस्मोटिक एटीपी बनाने की प्रोसेस है। बेटा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों में जरूरत पड़ती है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होती है। देखे भाई, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यस। जो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन होती है, इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पर फोटो सिस्टम सेकंड लोकेट करता और यही फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखने को मिलती। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थैलाक्वाइड। तो बेटा जो प्रोटॉन होते हैं थैलाक्वाइड के ल्यूमन में ही स्टोर होते हैं, दिस इज फर्दर ट्रू। प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो बेटा इट इज ए केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एन हाइड्रोजन कैरियर। तो ये सी वाला केस तो हो गया इनकरेक्ट। NADP रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये बात तो सही हो गई। जो NADP रिडक्टेज है, ये आउटर सरफेस, ये स्ट्रोमा वाला है, यहां लोकेट करता है NADP रिडक्टेज और यही बनाता है NADPH2। प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्ट्रोमा नहीं बेटा, इस केस में प्रोटॉन थैलाक्वाइड के ल्यूमन में इंक्रीज होते हैं, स्ट्रोमा में नहीं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ABD। 123 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड रिगार्डिंग टू आर्गन ऑफ कॉकरोच। बेटा आर्गन ऑफ कॉकरोच के रिगार्डिंग जरा इस मैचिंग को सेलेक्ट करें। तो क्रॉप वो एलिमेंट्री केनाल का पार्ट है जो फूड को स्टोर करता है, प्रोवेंट्रिकुलर ग्राइंडिंग के काम में आता, हिपैटिक सीकास डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता, ब्लाइंड टिब्यूल मेलपीजियन टिब्यूल एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करती हैं। तो ए मैच विद 4 और ए मैच विद 4 के साथ अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। 125 देखें, 125 मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड के लिस्ट के साथ मैच करें तो फिजिकल बैरियर तो बेटा HCl इन गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, और साइटोकाइनिन बैरियर को आप इंटरफेरॉन कहेंगे, सेलुलर बैरियर न्यूट्रोफिल कहलाएगा और फिजिकल बैरियर म्यूकस कहलाता है, स्किन। तो 125 करेक्ट मैच हो जाएगा, ए मैच विद 3 और बी मैच विद 4। तो ए मैच विद 3, बी मैच विद 4, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 126 देखें फिर एक बार, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चल तो देखो भाई, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम रिक्वायर्ड है, टच के लिए सेंसरी पैपिली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और क्रेनियल नर्व पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और मेडुला ऑब्लंगेटा फोरामेन मैग्नम। तो फिर एक बार देखें, 126 की करेक्ट मैचिंग हो जाएगी, ए मैच विद 3, डी मैच विद 2।
D match with 2, A match with 3. So correct option is option 4th. नेक्स्ट देखें 127 प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर सिनेप्सिस टेक प्लेस दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फेज। तो जब हम लोग बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस की, जिसमें क्रोमोसोम पेयरिंग बनाता है, तो सबसे पहले लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है, जाइगोटीन में पेयरिंग देखने को मिलती है, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, डिप्लोटीन में एक्स चियासमेटा और डाइकाइनेसिस में हमें टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है। और यहां बात पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की करेंगे, तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस इन जाइगोटीन। 127 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, Which one of the following is not a criteria of genetic material? एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया इनमें से क्या है? बेटा एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी में डीएनए अपनी बाजी मार ले जाता है। बेटा रिप्लिकेशन को शो करना पड़ेगा, बढ़िया है, और एक्सप्रेशन को शो करना पड़ेगा, बढ़िया है, लेकिन बेटा जो चौथा फैक्टर होता है बेटा उसको इस चेंजेस का स्कोप रखना होगा, जिसके कारण वो एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये केस नॉट का नहीं होगा, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल स्कोप प्रोवाइड करता है चेंज फॉर एवोल्यूशन के लिए। सो इनकरेक्ट क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल इज ऑप्शन फर्स्ट। Which one of the following experiment Frederick Griffith result in discovery of bacterial transformation? बेटा इनमें से कौन सी बात ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के लिए सही है? इनमें से कौन सी बात ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के लिए सही है? तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, जो एस स्टेन था स्मूथ, इसे हीट किल्ड के साथ, हीट किल्ड स्टेन के फॉर्म, हीट किल्ड एस फॉर्म, और आर को, आर स्ट्रेन जो लाइव था, इसे माइस के अंदर डाल दिया गया था, तो चूहा हो गया डाइड। अब बेटा इन दोनों कंडीशन को अलग अलग डाला गया था, तो बेटा ये था लाइव, यही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। सो 129 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इक्वल क्वार्टेट? बेटा बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 रीजन होते हैं, 4 रीजन्स होते हैं, इन्हें आपने इवल क्वार्टेट कहा है। तो हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन पहला रीजन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा, एलियन स्पीसीज तीसरा, और को एग्जिस्टेंस को एवोल्यूशन बेटा चौथा है। इट इज नॉट ए केस ऑफ मोर्टलिटी, इट इज नॉट ए केस ऑफ कंपटीशन। तो ए बी सी आर रिलेटेड विद इवल क्वार्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। फिर एक बार जरा मैचिंग को देखें, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट रखता है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स सेकंड रखता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स थर्ड रखता है साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 4 रखता है साइटोक्रोम AA3 एंड 2 कॉपर सेंटर। तो 131 करेक्ट मैच हो जाएगा, ए मैच विद थर्ड एंड डी मैच विद फर्स्ट। ए मैच विद थर्ड एंड डी मैच विद सेकेंड, डी मैच विद सेकेंड, थर्ड और सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? तो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए करेक्ट इक्वेशन होती है NT = N0 ERT। तो 132 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पॉसेस द प्लेसेंटेशन ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सेस विद नो सेप्टा? अब बेटा ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सेस पर तो बोर्न हो, बट इनमें कोई सेप्टा न पाया जाए,
ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बेटा फ्री सेंट्रल कहते हैं। और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डाईएंथस और प्राइम रोज में देखने को मिलता है। तो नाउ इट इज केस ऑफ प्राइम रोज 133। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। बेटा हाइड्रा के नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो भैया हाइड्रा में टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ आर्गन के तौर पर कोई भी ब्रेन देखने को नहीं मिलता। ब्रेन पहली बार प्लेटेहेलमिन्थेस में देखने को मिलता। तो भैया यहाँ फोर ब्रेन का केस नहीं, हाइंड ब्रेन का केस नहीं, कार्पस कोलेसम तो केवल मैमल्स में मिलता है। तो यहाँ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। 134 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए भाई, फॉलोइंग क्रॉप हैव बीन एक्सट्रीमली कल्टीवेटेड इन रिच CO2 एटमॉस्फेयर इन हायर यील्ड। तो कौन सी क्रॉप होती है बेटा जो हाई CO2 कंसंट्रेशन में ग्रो करती हैं? इन्हें हम लोग ग्रीन हाउस क्रॉप कहते हैं। अब बेटा जो ग्रीन हाउस क्रॉप का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, ये केस है टमाटो और बेल पीपर का। तो करेक्ट ऑप्शन 135 इज ऑप्शन 4। आइडेंटिफाई द फंजाई विच नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ अदर। इनमें से कौन सी फंजाई अदर ग्रुप का मेंबर है, बाकी तीन एक ग्रुप का मेंबर है? तो देखो भाई, जो पफ बाल है ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, ब्रेक्ट फंगस ब्रेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, मशरूम एगरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, लेकिन सैक फंगस बेटा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो ऑड कंटेंट इज सैक फंगस। पफवाल, ब्रेक्ट फंगस, मशरूम, गिल सब बेटा ये बेसिडियोमाइसिटीज कहलाते हैं। 136 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलिनकाइमा। इनमें से कौन कॉलिनकाइमा की करेक्टरिस्टिक नहीं है? इनमें से कौन कॉलिनकाइमा की करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा कॉलिनकाइमा परमानेंट टिश्यू है बेटा, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस बनाता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, सेलुलर डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो ये प्रोवाइड करता है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट, सही है। ये डाइकॉट की हाइपोडर्मिस बनाता है जो एपिडर्मिस के नीचे है, सही है। इसके कार्नर पर सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज का डिपोजिशन देखने को मिलता है, सही है। लेकिन बेटा ये डेड नहीं होता, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉलिनकाइमा इज ऑप्शन 4। अगर बात स्क्लेरेनकाइमा की होती तो बात ये भी सही हो जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक बार जरा हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें। करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो एक्टिन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन आर लोकेटेड इन थिन फिलामेंट। बेटा एक्टिन फिलामेंट जो फिलामेंट को बनाता है ये थिन फिलामेंट होता है। तो पहला वाला तो हो गया ट्रू। जेड लाइन एंड मायोसिन थिक फिलामेंट द एंड ऑफ सर्कोमेयर। अब बेटा जो जेड लाइन है ये बाइसेक्ट करती है आई बैंड को, तो ये मायोसिन का केस नहीं। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एस्टल कोलिन नहीं स्टोर होता बेटा, इट इज ए कैल्शियम स्टोरेज साइट। मायोसिन क्रॉस ब्रिज कंटेन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। बेटा ये जो मायोसिन होता है इसके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट नहीं, एक्टिन के पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती। तो 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बेटा न्यूक्लियोसोम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
पहला देखें कि द न्यूक्लियोसोम कंटेन 120 बेस पेयर, तो पहला वाला ही केस बेटा गड़बड़ हो गया, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, तो पहला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। न्यूक्लियोसोम आर सीन इन बीडेड, यस न्यूक्लियोसोम जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये बीडेड अपीयरेंस दिखाता है। डीएनए रैप्ड एवर, तो जो ये स्टोन ऑक्टामर होते हैं इनके चारों ओर 2.5 खाना बेटा डीएनए रैप होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। न्यूक्लियोसोम आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, यस ये रिपीटिंग यूनिट होती हैं, ये कॉम्पैक्ट होकर बेटा क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। In Rivet Pieper hypothesis, Paul Ehrlich compared a rivet in an aeroplane। बेटा जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आया, पॉल एरिच ने जो एनालॉजी डेवलप करी, उस एनालॉजी में जो इकोसिस्टम था बेटा इसे तो उन्होंने एरोप्लेन कह दिया, और जो रिवेट थे, जो एरोप्लेन में रिवेट थे बेटा इन्हें स्पीसीज कह ली, और विंग ऑफ रिवेट को बेटा की स्टोन स्पीसीज कह दिया था, की स्टोन स्पीसीज कह दिया था। तो कह रहे कि जो रिवेट है एरोप्लेन वो किसका एनालोगस स्ट्रक्चर है, सो इट इज ए केस ऑफ स्पीसीज। 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 141 a population with finite resources shows a logistic growth curve and correct sequence। जब बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, ये रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, और इस ग्रोथ कर्व में जो कर्व होता है वो एस शेप देखने को मिलता है। पहला फेस लैग कहलाता है, दूसरा लॉग कहलाता है, इसे एसिलरेशन कहेंगे, इसे आप स्टेडी स्टेट कहेंगे, और के एन के बराबर हो जाता है, के इज इक्वल टू एन के बराबर, इसे एजेम्प्टोट कहते हैं। इसके बाद कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। तो अब जरा हम लोग देखें, स्टेशनरी फेस पहले नहीं आता है, एसेलरेशन फेस पहले नहीं आता है, सबसे पहले लैग फेस आता है। एसेलरेशन लैग फेस को कहते हैं, लॉग फेस को कहते हैं, और बेटा इसे ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं। तो 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 142। Select the correct sequence of event occurring in prophase first or meiosis first। अब बेटा जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो बेटा कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है, और उसके बाद कॉम्पेक्शन के बाद सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनता, मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद बेटा जो होता है वो हमें देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के बाद एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें उसे चियास्मेटा कहा गया, और उसके बाद टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता, और उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप का हो जाता है ब्रेकडाउन। तो अब अपने पास 142 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले सी और सबसे आखिरी में ए, तो सबसे पहले सी और सबसे लास्ट ए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Given below the two statements, one labeled assertion and another labeled are reason. With the help of several ommatidia, cockroach can perceive several images and object is mosaic vision। Yes, बेटा काकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती है, और कंपाउंड आई की यूनिट को आप ओमेटीडिया कहते हैं, कंपाउंड आई की यूनिट को आप ओमेटीडिया कहते हैं, और काकरोच में मोज़ेक विजन बनता है, हर ओमेटीडिया में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पार्ट बनता है, पर्टिकुलर का पार्ट बनता है, तो इट इज असर्शन इज ट्रू।
बट मोजिक विजन गिव्स नो सेंसिटिविटी बट मोर रेजोल्यूशन। बस यही बात हो गई गड़बड़। तो बेटा रीजन तो हो गया फॉल्स, असर्शन हो गया ट्रू। तो 143 assertion is correct but region is not correct. So correct option of 143 is option first. 143 correct option is option first. Next देखें, given below the two statement, amphibians and most of the reptile have 3 chamber heart, 2 atria and single ventricle. Yes, तो सारे एम्फीबियंस में और क्रोकोडाइल एलिगेटर को छोड़कर बाकी सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब क्रोकोडाइल में बेटा 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है विद 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिका एंड वीवी पैरस। बस ये बात गलत हो गई, 4 चैम्बर तक की तो बात सही है, लेकिन ये होते हैं ओवी पैरस। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 144 फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 145 है, गार्डनर फाइंड सम ब्रॉड लीफ डाइकॉट वीड ग्रोइंग टू इस्लॉन, व्हाट विज डन द गेट रीड ऑफ वीड एफिशिएंटली। तो बेटा वीड फ्री लॉन बनाने के लिए, वीड फ्री लॉन बनाने के लिए हम लोग सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज करते हैं, और ऐसे सिंथेटिक ऑक्सिन को 2,4-D कहा गया है। इसे एजेंट ऑरेंज भी कहा जाता है, एजेंट ऑरेंज भी कहा जाता है। ये बायो वेपन्स के तौर पर भी यूज होता है। तो इट इज नॉट ए केस ऑफ IAIBA, इट इज ए केस ऑफ 2,4-D। 145 correct option is option first. What is the characteristic of meristematic cell near root tip? बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल जो रूट टिप पर पाई जाती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो देखो भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल रिच प्रोटोप्लाज्म रखती हैं, राज कास्पेशियस न्यूक्लियस रखती हैं, थिन सेलुलोजिक वॉल रखती हैं, फ्यू वैक्यूल रखती हैं बट लार्ज वैक्यूल नहीं रखती, क्योंकि एक्टिव सेल डिवीजन करती हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए माइट्रोकांड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है। तो 146 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। वन 146 के बाद देखें 147 और 147 as compared to the O2 diffusion rate of CO2 through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher. Yes, NCERT की लाइन है बेटा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्टेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइडिंग डिफ्यूजन रेट एज द सॉल्युबिलिटी CO2। बेटा CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 की अपेक्षा ज्यादा होती है 20 से 25 टाइम। तो ये दोनों स्टेटमेंट NCERT की डायरेक्ट लाइन दी गई है, ये दोनों बातें हो गई सही। तो 147 फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? बेटा मल्टीपल स्पीसीज का इंट्रैक्शन हमें बायोटिक कम्युनिटी में देखने को मिलता है, बायोटिक कम्युनिटी में देखने को मिलता है, पॉपुलेशन में नहीं। तो पहली बार हो गई गलत। सेक्स रेशियो, नेटलिटी, मोर्टलिटी, बेटा ये सब पॉपुलेशन के पैरामीटर थे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट थे। कंपैरेटिव मोर बायोडाइवर्सिटी देन बायोटिक कम्युनिटी। अब बेटा ये बात भी गलत हो गई, इसे आप रिवर्स करके देखें तो बेटा ये बात भी बायोटिक कम्युनिटी के साथ जाती है, पॉपुलेशन के साथ नहीं। तो अपने पास BCD और इनकरेक्ट पूछा गया है, BCD करेक्ट हो गए, A और E इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट ऑप्शन 148 ऑप्शन सेकंड, 148 सेकंड। 149 देखें सेलेक्ट द करेक्ट फूड चेन। बेटा करेक्ट फूड चेन को आपको सेलेक्ट करना है। तो फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश को लार्ज फिश, तो दिस फूड चेन इज करेक्ट। ग्रास को खाएं ग्रास ऊपर को फ्रॉग को इंसेक्ट, ये भी हो गई फूड चेन। ट्री को काऊ खाए, काऊ ट्री की पत्तियां खाए और गाय को लायन खा लाए, ये भी ट्रू।
सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर का इशारा है, इसलिए बेटा तीनों की तीनों फूड चेन करेक्ट है। तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। वन 49 करेक्ट ऑप्शन, तीनों की तीनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा फोर्थ। व्हाट इज द मेन प्रोसेस फॉर यूरिन फॉर्मेशन? बेटा यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन पहला स्टेप, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रीशन, सारे के सारे स्टेप यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप होते हैं। तो 150 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। हेलो बच्चों, जय हिंद। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ये जो डिस्कशन चल रहा है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 62 और आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 92 है ना 150। हम कंटिन्यू करते हैं 151 से। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए यहां पर जो दिया गया है, शुगर की बात हो रही है। शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। शुगर को हम टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। Which of the following is not हेक्सोज शुगर? ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा हेक्सोज शुगर नहीं है। तो हेक्सोज शुगर का मतलब ये जो है बेटा है ना, ये है 6 कार्बन का और ये मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड होते हैं, 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। कहा गया है कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, हेक्सोज नहीं है। ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये भी 6 कार्बन होते हैं, ये भी मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज की बात करते हैं 6 कार्बन, ये भी है और 6 कार्बन है, ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। अब बात करते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है। ये क्या है, डाइसैकेराइड है। और ये डाइसैकेराइड है तो ये किससे बनते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें कितना होगा, डाइसैकेराइड यानी 2 कार्बन का कंपाउंड है लैक्टोज। फिर यहां पर गैलेक्टोज की बात कर रहे हैं तो ये भी 6 कार्बन है, मोनोसैकेराइड है ये भी। तो मोनोसैकेराइड अब देखिए यहां पर 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, ये 12 कार्बन, यानी जो थर्ड आंसर है बेटा ये करेक्ट है। जो थर्ड लैक्टोज है ये हेक्सोज शुगर नहीं है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ग्रे मैटर दिए गए हैं, व्हाइट मैटर दिए गए हैं। अगर हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन में जो आउटर पार्ट होते हैं, आउटर जो पार्ट होते हैं वो क्या होता है ना, आउटर पार्ट, ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे होता है और इनर वाला पार्ट क्या है, व्हाइट। स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में जो आउटर वाला पार्ट होंगे वो क्या होंगे, व्हाइट होगा, इनर वाला पार्ट क्या होता है, ग्रे होता है। ब्रेन में अगर हम देखते हैं सेरिब्रम को, तो सेरिब्रम को हम देखते हैं तो इधर क्या है बेटा, साइटोन होते हैं, यहां पर क्या है, एक्सॉन होते हैं और एक्सॉन माइलिनेटेड होते हैं। ये जो है व्हाइट है, ये क्या है, व्हाइट वाला। तो यहां पर देखिए ग्रे मैटर की बात करते हैं तो जो ग्रे मैटर है यहां पर ये होता है ग्रे मैटर और माइलिन शीथ यहां पर होती है। तो यहां पर देखिए ये माइलिनेटेड, तो ग्रे की बात करेंगे तो ये क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड। ये जो है बेटा यहां पर क्या है, ये अनमाइलिनेटेड नहीं, माइलिनेटेड। अगर हम व्हाइट की बात करते हैं तो माइलिनेटेड। तो ये जो बेटा ये ऑप्शन है सर जी, डॉक्टर साहब, ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। बाकी यहां पर ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, ये बातें सही है।
फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन, ब्रेन के डिफरेंट रीजन में कम्युनिकेट करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में पाए जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो जो स्पाइनल पार्ट, देखिए व्हाइट मैटर सराउंड द ग्रे मैटर, ये देखिए ग्रे मैटर के चारों तरफ व्हाइट मैटर होता है, तो सराउंड द ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी बात सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो 152 का करेक्ट जो ऑप्शन है वो 1 है। यहां पर देखिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंजाइना, अगर हम एंजाइना की बात करते हैं, एंजाइना की बात करते हैं और तो एक्यूट चेस्ट पेन है। एंजाइना चेस्ट में बेटा अचानक क्या है, पेन हो जाते हैं, क्यों है ना, ड्यू टू फेल्योर ऑफ O2 सप्लाई टू हार्ट मसल। अगर हार्ट की मसल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाती है तो अचानक चेस्ट रीजन में क्या हो जाता है, पेन हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एंजाइना, है ना, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर देखिए हाई बीपी, अगर हम हाई बीपी की बात करते हैं तो हाई बीपी, अब देखिए 120 है ना 80, बेटा ये सिस्टोल होता है, सिस्टोल का मतलब पंपिंग, तो सिस्टोल बोलेंगे, सिस्टोलिक या पंपिंग ऊपर वाला, नीचे वाला डायस्टोलिक या इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक या इसी को हम रिलैक्सेशन, डायस्टोलिक या रेस्टिंग बोलते हैं। तो सिस्टोलिक या पंपिंग, डायस्टोलिक या रेस्टिंग, अगर इतना है तो ये नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल बीपी। लेकिन ध्यान रखिएगा हाइपरटेंशन के लिए अगर हम बात करें तो की तो ग्रेटर होना चाहिए या हम कह सकते हैं इक्वल होना चाहिए। 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, तो 140 सिस्टोलिक से ज्यादा और डायस्टोलिक में 90 से ज्यादा होगा तो ये क्या है, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की बीमारी है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन देखिए, यहां पर तो हाई बीपी, अगर हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज सिस्टोल प्रेशर, तो हाई बीपी में सिस्टोल प्रेशर इंक्रीज होता है, अच्छा डायस्टोल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन है, ठीक ना। तो ये देखिए सिस्टोल क्या है, इंक्रीज हुआ, डायस्टोल भी इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां पर सिस्टोल दिया है तो ये क्या है, सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और किसमें है, फोर्थ ऑप्शन, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है ना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहां पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल इन द क्लेमाइडोमोनास, सेल वाले चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर 8 में। यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो हेडिंग है वहां पर दिया गया है, और ये 20 से 40 जो होते हैं मीजोफिल सेल में होते हैं, लिप्स के मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल्स में होती है। यहां पर जो आंसर होगा ये क्या है, फर्स्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट यानी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 155, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज एसर्शन एंड अदर इज लेवल एज रीजन, यानी एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए अगर यूक्रोमेटिन है इंडोमेट्रियम, एसर्शन में क्या दिया गया है, इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बेटा इंडोमेट्रियम को मेंटेन होना जरूरी है ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होने के लिए, इम्प्लांट होने के लिए, ये बात पूरी तरह जरूर क्या है ना, सही है। यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन कह रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, कंप्लीट हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट दैट कॉज डिस्टिंग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा तो ये क्या है, एम्ब्रियो बनेगी। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा, और कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा तो ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, जिससे प्रेगनेंसी बनी रहेगी। लेकिन अब यहां पर दे रहा है कि कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ, और ये डीजेनरेट तब होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, ऑब्सेंस,
यहां पर क्या होना चाहिए, अब्सेंस। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, यानी रीजन रॉन्ग हुआ। इन द प्रेजेंस नहीं, अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अब्सेंस हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, डीजेनरेट होगा। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट नहीं होगा, इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, यानी इंडोमेट्रियम क्या है, टूटने लगेगी और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है, एसर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। तो 155 का फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो बहुत अच्छे से करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एसर्शन रीजन स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड देख रहे हैं, आंसर गलत लग जाता है, कभी कभी हमसे भी लग गए हैं। तो जल्दबाजी में जैसे होता है ना, ऑप्शन ये लग गया ये, तो बहुत अच्छे से ध्यान से है ना पूरा सभी ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर जब है ना फुल करिएगा, फुल जैसे मतलब आंसर टिक करिएगा तो बहुत सावधानी से, और सर्किल भी बहुत सावधानी से भरना है। जल्दबाजी में आंसर 2 की जगह 3 लग जाते हैं कभी कभी, और जब भरते हैं तो वही भर जाते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 155 का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और एसर्शन रीजन के ही दिए गए हैं। तो आइए जरा देखते हैं एसर्शन में क्या कहा गया है। एसर्शन में क्या कहा गया है, चलिए आइए देखिए यहां पर। तो एसर्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन टेक्स प्लेस है ना अप्रोक्सीमेटली 14 डे। ये कहा गया है कि जब है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो 14th डे, 14वें दिन क्या है ना ओवुलेशन होता है। ये अप्रोक्सिमेटली है ना अप्रोक्स मान लेते हैं लगभग। तो ये बात सही है, लेकिन कब, ये बेटा ये जो लाइन सही है कब के लिए सही है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की हो रही है या 29 डे की, तो हम कह सकते हैं है ना 14वें दिन ओवुलेशन होगा। लेकिन अगर 28 डे की नहीं होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये डेट क्या है बदल सकता है, ये मिड नहीं, ये क्या 14 डे नहीं हो सकता, या मिड ऑफ डे, तो ये क्या है 28 के लिए बात की गई है। रैपिड सेक, अच्छा इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। एलएच का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और जब एलएच का सेक्रेशन बढ़ता है, अच्छा एलएच का सेक्रेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब एफएसएस पिट्यूटरी से निकलती है तो एफएसएस एक्ट करती है फॉलिकल पे, और फॉलिकल बेटा ग्रो करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से है ना टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल। उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं और एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक डालता है एलएच पे। एलएच बेटा इंक्रीज कर जाता है, इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, और ये एलएच जो है ना एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पे, और जिससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। और जब रप्चर होगी तो बेटा ये क्या रिलीज करेगी, रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, जो बाद में बेटा चलकर क्या बनाते हैं, ओवम, और इसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो रीजन क्या है, रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ओवम। एक्चुअली यहां पर सही जो होता है, अब देखिए आपके एनसीईआरटी में ग्राफियन फॉलिकल दिया है, ब्रैकेट में ओवम दिया है। यहां पर ओवम इसलिए मान लिया जाता है कि आगे चलकर इसी से क्या बनते हैं, ओवम। तो यहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, सेकेंडरी oocyte होना चाहिए, सेकेंडरी oocyte। एक्चुअली ध्यान रखिएगा सेकेंडरी oocyte, लेकिन हाँ सेकेंडरी oocyte आगे चलकर ओवम बनाते हैं, इसलिए हम यहां पर ओवम मान लेते हैं। लेकिन हाँ जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें डायग्राम में जो ओवम दिया है उसको हटा के सेकेंडरी oocyte किया है, और करेक्ट आंसर सेकेंडरी oocyte ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा ओवम भी दिया है तो सही जाएगा। तो ये एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, यानी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, और आंसर क्या जा रहा है इसका, थर्ड। तो 156 का जो करेक्ट आंसर जा रहा है थर्ड जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मैचिंग के। आइए देखिए यहां पर मैच कराते हैं। तो अगर मैच कराएंगे तो पार्चुरेशन का मतलब बर्थ डिलीवरी की बात हो रही है। तो जब पार्चुरेशन की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है बेटा, पार्चुरेशन किससे जुड़ा है, फीटल है ना इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन यानी फुली, ध्यान दीजिएगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब जब फुली डेवलप हो जाता है फीटस तो उस समय ये रिफ्लेक्स होता है, ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटा बेटा हार्मोन सेक्रेट करते हैं। कौन सा हार्मोन है ना, सेक्रेशन ऑफ एसजी है ना, एसजी करता है, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एचपीएल करता है। फिर कोलोस्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें बेटा क्या होता है, इनिशियल फ्यू डे के मिल्क को, मदर मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और इसमें एंटीबॉडी होती है। जैसे कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgA जैसे एबंडेंट होती है, IgA। फिम्बरी की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। फिर यहां पर ओवम है, सेकेंडरी ओसाइट होना चाहिए, लेकिन जब ओवम दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, ए का ऑप्शन ध्यान से देखना है, गलती हो जाती है। तो देखिए ये क्या दिया है, देखिए जरा मिलाइए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, यानी ऑप्शन फर्स्ट 1 करेक्ट है। 57 का कौन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ये कहा गया है कि हार्डी-विनबर्ग को है ना, कौन सा फैक्टर हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट नहीं करता है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो 5 फैक्टर हैं। 5 फैक्टर कौन है, आइए जरा देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये फैक्टर है, 5 फैक्टर। तो कौन से फैक्टर, 5 फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं। जीन माइग्रेशन, या हम कह सकते हैं जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, ये भी सही है। कांस्टेंट जीन पोल नहीं भैया, अगर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करना है तो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट जीन पोल नहीं। तो ये क्या हुआ, ये तो आंसर हुआ इसका। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और चौथा क्या है, चौथा जो है ध्यान रखिएगा, चौथा म्यूटेशन है। चौथा क्या होगा, म्यूटेशन। पांचवा जो है नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन। तो 5 फैक्टर होते हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा ये जो है ये नहीं करता। तो आंसर क्या हुआ, थर्ड। अब आइए जरा देखते हैं यहां पर बेटे, यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम पास्ट टू रिसेंट करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने हैं, करेक्ट सीक्वेंस देखने हैं। तो जरा देखिए यहां पर, ये देखिए होमो हैबिलिस दिया गया है, होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस अब देखिए सबसे, अब देखिए होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलिस है ना, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले आया होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद आ गए होमो निएंडरथैलेंसिस, यानी 3rd नंबर पे। और सबसे 3rd के बाद सबसे बाद में होमो सेपियंस आ गए जो मॉडर्न ह्यूमन हैं। तो जरा करेक्ट करिए, सबसे पहले होमो इरेक्टस यानी ए सबसे पहले, और ए का मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या गया, 3rd। जैसे यहां पर ए के बाद डी के बाद सी के बाद बी, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा आंसर क्या हुआ इसका, 3rd, ADCB, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, 160 मैचिंग के क्वेश्चन है, और ये जो एरा से क्वेश्चन है, ये क्या है, एरा से। तो अगर हम एरा की बात करते हैं तो जरा आइए देखते हैं एरा। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले पास्ट में कौन है, लेटेस्ट कौन है, तो शुरू से हम अभी तक देखेंगे। तो सबसे ध्यान देखिएगा, सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे जो है
प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक पहले आया। अच्छा, प्रोटेरोजोइक के बाद कौन आया? प्रोटेरोजोइक के बाद पैलियोजोइक आए, पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा आया। पैलियोजोइक एरा के बाद आया मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा के बाद आया जो है ना सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले एजोइक है, आर्कियोजोइक। तो सबसे पहले देखिए टोटल एरा 6 होते हैं, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, और जो रिसेंटली चल रहा है एरा क्या है? सीनोजोइक एरा। लेकिन हमारे बुक में केवल 3 एरा का नाम दिया है, और ये बेटा है ना क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये 4 एरा को तो देखेंगे ही देखेंगे। तो सबसे पहले जो एरा आया ओल्ड एरा, तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म आए होंगे। रिसेंट जो एरा है सीनोजोइक, तो सबसे एडवांस है ना जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व होंगे, वो मिलेंगे। तो आइए देखते हैं किस एरा में कौन से एनिमल हैं। सिंपल एनिमल सबसे है ना ओल्डेस्ट। तो देखिए यहां पर प्रोटेरोजोइक है, तो प्रोटेरोजोइक में कौन मिलेगा? प्रोटेरोजोइक की बात करेंगे तो सबसे पहले, और सबसे पहले मैमल तो एडवांस है नहीं, सबसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। तो जो प्रोटेरोजोइक है, प्रोटेरोजोइक एरा, इसका मतलब इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स दिखाई दिए, पाए गए। बेटा इसके बाद जो है कौन आया? पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बाद कौन एडवांस हुए? फिश एंड एम्फीबियन, यानी पैलियोजोइक में फिश और एम्फीबियन देखे गए। इसके बाद मीसोजोइक एरा आया, तो और भी एनिमल एडवांस हुए, तो कौन आ गए? बर्ड्स और रिप्टाइल हो गए। और इस मीसोजोइक एरा को हम एज ऑफ रिप्टाइल भी बोलते हैं। फिर आ गए हम सीनोजोइक, मैमल और एडवांस हो गए, यानी सीनोजोइक में कौन? मैमल्स है, इस समय है मैमल्स। एज ऑफ बेटा क्या है? मैमल्स बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ए का थर्ड 2 में है, बी का फर्स्ट, सी का है 4th, यानी थर्ड ऑप्शन। जरा देखिए मिलाइए तो सही है कि नहीं। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4th, डी का 2nd। तो करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड। करेक्ट आंसर 160 का जो है करेक्ट आंसर थर्ड गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं यहां पर। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, ये भी PYQ का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो पेपर है PYQ बेस्ड ही है, तो कुछ क्वेश्चन PYQ के मिलेंगे आपको। तो करेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा, फ्लावर ऑफ वाइलिसिनेरिया। बेटा जो वाइलिसिनेरिया है ये क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो द फ्लावर ऑफ वाइलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड द प्रोड्यूस नेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्लांट में पोलिनेशन वाटर के द्वारा होगा, विंड के द्वारा होगा, यानी एनिमोफिली, हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स कभी भी कलरफुल नहीं होते और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग जो प्लांट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इंटमोफिली होते हैं। एनिमल के द्वारा जो, जिस प्लांट में एनिमल के द्वारा है ना क्या होता है? पोलिनेशन, खासकर इंसेक्ट, तो वो क्या है? कलर प्रोड्यूस करते हैं और नेक्टर, क्योंकि ये क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो बात पूरी तरह रॉन्ग हो गई। फ्लावर ऑफ वाटर लिली। अच्छा, वाटर लिली इकोनिया क्रेसिपस भी दिया है, वाटर हाइसिंथ भी दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाई वाटर। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेटेड बाई क्या हम लिख सकते हैं? विंड एंड इंसेक्ट, विंड एंड इंसेक्ट। तो वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ में जो पोलिनेशन होता है विंड के द्वारा होता है एंड इंसेक्ट के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाई फ्रॉम वेटिंग। वेटिंग, और यहां पर क्या होती है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है।
जो प्रोटेक्ट करती है, ये भी बात सही है। पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर, कुछ हाँ ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं मेनी, ये जो बेटा क्या है लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन चल रही है। सम हाइड्रोफाइट्स, इन सम हाइड्रोफाइट पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो जिनमें पोलिनेशन बेटा वाटर के अंदर होते हैं, इनके जो है पोलन ग्रेन क्या है, पैसिवली क्या करते हैं, है ना कैरी, कहां पर, वाटर के अंदर कैरी करते हैं। तो ये बातें सही है, यानी क्या पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट है बी सी डी ई है, तो बी सी डी ई यानी करेक्ट आंसर क्या गया इसका, थर्ड करेक्ट आंसर यानी बी सी डी ई। 162 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दिया गया है डायग्राम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये डायग्राम है। और ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम दिख रहा है, तो आपको पता है वाटर नहीं है, ये बेटा ध्यान रखिएगा इनफ्लोरेसेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इनफ्लोरेसेंस दिख रहा है ना। एंथर जो है इसके क्या है, स्टेमेन जो है ये क्या है, एक्सपोज्ड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्लिस्टोगैमस का नहीं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो केवल क्या है, ऑलवेज ओपन, सॉरी ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं, ये तो एक्सपोज्ड है, तो ये हो नहीं सकता। कम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, नहीं, एक्सपोज्ड है, ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, चौथा क्या है, विंड पोलिनेटेड प्लांट, इनफ्लोरेसेंस शोइंग द फ्लावर विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। देखिए तो ये करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ डायग्राम से। फिर डायग्राम के क्वेश्चन है, और डायग्राम के क्वेश्चन पार्ट मार्क्स एक्स, एक्स बताना है, इसमें एक्स क्या है, तो ये जो है एक्स है और इसी को बताना है एक्स, एक्स बता। एक्चुअली जो एक्स है बेटा, ये जो लाइन है यहां से है, ये एक्स है। अच्छा, एक यहां पर होता है जिसको हम एकनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकनी बोलते हैं, एकनी, इसको पूछा गया है। तो ये जो है ये फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है। और फॉल्स फ्रूट किसका है, स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का है, स्ट्रॉबेरी का है। तो फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी का है। इसके फ्रूट फार्मेशन में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, थैलमस का, थैलमस। तो ये क्या है, थैलमस। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 163 सेकेंड ऑप्शन। 164 की बात करते हैं, तो आइए जरा देखते हैं 164। पिंक फ्लावर, ए पिंक फ्लावर स्नैप ड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड। अच्छा, पिंक का मतलब ये है पिंक, विथ ए रेड फ्लावर ऑफ स्नैप ड्रैगन प्लांट। इसका क्रॉस हम किससे कर दिए, है ना, रेड फ्लावर से। ये है पिंक, अच्छा ये क्या है, रेड है। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड इन प्रोजेनी, प्रोजेनी कैसे आएंगे, तो अगर हम इसकी गैमेट देखेंगे तो ये क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, इसका बेटा क्या है, कैपिटल आर, और इसका क्या है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दो तरह के कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अगर हम इसका देखिए, इसका क्रॉस करते हैं इसके साथ और इसका क्रॉस करते हैं इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये बनेंगे। तो यहां पर देखिए एक ये बन गए, ये एक बन गए, यानी 1:1 रेशियो में। तो रेड, अब देखिए रेड और पिंक, तो क्या बनेंगे, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक। ये क्या है, ये क्या बन गया, पिंक बन गया। ये क्या बन गया, रेड बन गया। तो कैसे प्रोजेनी आएंगे, पिंक आएंगे, रेड आएंगे, तो रेड एंड पिंक ये आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओनली पिंक नहीं, रेड पिंक एंड व्हाइट नहीं, ओनली रेड नहीं, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, यहां गैमेट बना यहां, और इसका क्रॉस इसके साथ, तो ये आया, इसका क्रॉस इसके साथ, तो ये आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 165, और यहां पर दिया गया है स्टेटमेंट के क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, व्हेन मेनी एलील ऑफ ए सिंगल जीन, एक जीन के कई एलील हैं, गवर्न ए कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है मेनी जीन, मेनी जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, सिंगल यानी वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। तो मेनी जीन कंट्रोल या गवर्न सिंगल कैरेक्टर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां कह रहा है एक जीन के
कई एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ये कौन है? मल्टीपल एलिलिज्म है। मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल है, और ये मल्टीपल एलिलिज्म है ये जो दिया गया है स्टेटमेंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल जीन के मेनी एलील यानी कई एलील मिल के सिंगल कैरेक्टर को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, और एबीओ ब्लड ग्रुप किसके लिए? एबीओ ब्लड ग्रुप किसके लिए बच्चा? किसके लिए डॉक्टर साहब? तो ये किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होगा। एबी अगर पूछा जाए तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट सेकेंड, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अफेक्ट ऑफ ईच एलील। अब देखिए यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में प्रत्येक एलील का योगदान होता है। एडिटिव का मतलब योगदान, तो इसमें प्रत्येक एलील जितने भी एलील प्रत्येक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या? मेनी जीन सिंगल कैरेक्टर, यानी जितने, ध्यान रखिएगा, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील एडिटिव। हाँ सही है, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में प्रत्येक एलील का योगदान होता है। प्रत्येक एलील का, एक एलील डोमिनेंट रिसेसिव हुआ तो पैटर्न बदल जाएगा। जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। जैसे अगर हम ह्यूमन, ध्यान रखिएगा, जैसे सभी डोमिनेंट हो, जैसे इस ह्यूमन स्किन कलर की बात करें, ह्यूमन स्किन कलर की बात करते हैं तो सभी एलील अगर डोमिनेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी एलील, जैसे ये 6 होते हैं सी जो आपके बुक में दिया है, तो डार्केस्ट स्किन कलर हो जाएगा। सभी रिसेसिव हो जाएंगे, लाइटेस्ट हो जाएगा। 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव हो जाएगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। तो प्रत्येक एलील का योगदान होगा, रोल होगा, यानी एडिटिव। तो ये बात सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ध्यान से ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। सेकंड करेक्ट, बिल्कुल सही, यानी ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 166 इन एनिमल किंगडम, अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो देखिए यहां पर इन एनिमल किंगडम एलोंग विथ XXY मैकेनिज्म। एनिमल किंगडम में जैसे हम लोगों में XXY होता है, मेल हेट्रोगैमी होती है, ये मेल होगा और ये क्या होगा? फीमेल। Many other variant of chromosomal sex determination mechanism have been described as। अब ये कुछ दिए गए हैं, जैसे XX0। बेटा ये भी मेल हेट्रोगैमी है और ये मेल है, ये फीमेल है। ये किस में पाए जाते हैं? ग्रास होफर में पाए जाते हैं। ठीक, मैकेनिज्म ZZW फीमेल हेट्रोगैमी होती है, किस में पाई जाती है? बर्ड्स में। किस में पाए जाएंगे? बर्ड्स में। Z0 जो होते हैं बेटा, ये किस में पाए जाते हैं? मॉथ में पाए जाते हैं। किस में मिलेंगे? आपको मॉथ में मिलेंगे। और फिर हेप्लोडिप्लॉइडिंग मैकेनिज्म, हेप्लोडिप्लॉइडी जो मैकेनिज्म है, इसके 2 एग्जांपल हैं। हनी बी होती है और यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है वैस्प होते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या जा रहा है। ग्रास होफर, बर्ड्स, मॉथ रिस्पेक्टिवली देखना है, एंड वॉइस पे दिया है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर क्या है? सेकेंड। ये भी PYQ 24 का क्वेश्चन था। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। एक्जोनिम की अगर हम बात करते हैं तो जरा देखिए, एक्जोनिम सिलिया फ्लैजिला से जुड़ा हुआ है। एक्जोनिम किससे जुड़ा है? सिलिया एंड फ्लैजिला। तो ये कोर होता है, सिलिया और फ्लैजिला का कोर को हम एक्जोनिम बोलते हैं। कार्ट व्हील पैटर्न सेंट्रियोल का पाया जाता है। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है। सैटेलाइट क्रोमोसोम का पार्ट होता है, नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट और इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड। सी का 4, डी का थर्ड, यानी आंसर करेक्ट 167 का करेक्ट आंसर जो जा रहा है वो देख लीजिए थर्ड है। इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, थर्ड।
168 की अगर हम बात करते हैं तो 168 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्केव कॉन्वेक्स सीस। कॉन्वेक्स को हम सीस बोलेंगे, एंड फार्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस एंड मैच्योरिंग फेस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसी के थ्रू क्या है, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी रहती है। ये देखिए, ये सिस्टर्नी, तो ये जो फेस होता है ये क्या है, सीस होता है, और सीस है तो ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स है। यहां पर मटेरियल जो बनते हैं वो पैकेजिंग किए जाते हैं, तो इसको हम फार्मिंग फेस बोलते हैं। ये जो है कॉन्केव है, ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस, और ये कॉन्केव होता है। मेच्योर होकर मटेरियल यहीं से क्या है, रिलीज होते हैं, निकलते हैं, इसलिए इसको मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट, सीस एंड ट्रांस फेस आर, सीस एंड ट्रांस फेस ऑफ ऑर्गेनेल आर आइडेंटिकल, नहीं, पूरी तरह इंटायरली डिफरेंट होंगे, इंटायरली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सीस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटायरली, पूरी तरह डिफरेंट होते हैं, लेकिन हाँ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जो सीस और ट्रांस है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इंटायरली पूरी तरह क्या है, डिफरेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और इसका जो करेक्ट आंसर है, आइए जरा देखते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हुआ। 169 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 169, यहां पर ग्राफ दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये बायोमोलिक्यूल का है ना क्वेश्चन है, जिसमें पीएच के और टेम्परेचर का दिया गया है ना, टेम्परेचर पीएच का दिया गया है, वैसे क्या है कंसंट्रेशन में दिया गया है। और यहाँ पर तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में डायग्राम है ना डिपिक्ट किए गए हैं, और इसी को देखना है। तो जरा देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे है ना, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी की रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। अब लिमिट के बाद और भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी रिएक्शन की नहीं बढ़ती, कांस्टेंट होती है, और इसी को हम बोलते हैं वी मैक्स, कांस्टेंट। यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और इसी में आता है एक बेटा वी मैक्स अपॉन 2 केएम वैल्यू, केएम वैल्यू की, केएम वैल्यू मतलब वी मैक्स अपॉन 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, केएम वैल्यू। तो इसका वी मैक्स का हाफ जो होता है केएम वैल्यू कहलाता है, माइकेलिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, इसमें मैचिंग के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, डायफ्राम। और आपको पता है, ध्यान रखिएगा, ये जो डायफ्राम होता है एक बैरियर होता है जो फीमेल के लिए आता है, कंट्रासेप्टिव मेथड बैरियर की तरह। और इसमें क्या किया जाता है, सर्विक्स रीजन को कवर किया जाता है जिससे स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस न करे। तो यहां पर देखिए ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम किसको कवर करेगा, कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है जो कंट्रासेप्टिव पिल्स। और कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल जो है इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बेटा इसको यूटेरस के अंदर क्या है फिट किया जाता है, जिससे फेगोसिटिक ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस बढ़ जाता है। तो इंक्रीज फेगोसिटिक ऑफ स्पर्म है ना विद इन द यूटेरस। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर 3 टाइप, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग और नॉन मेडिकेटेड होती है।
लैक्टेशनल एमेन्यूरिया नेचुरल मेथड है, और ये नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा बेटा जो मदर होती है अपने बच्चे को क्या करती है, पूरी इंटेंस से क्या है, मिल्क को फीड कराती है। तो ये माना जाता है ना, ये माना जाता है कि जब तक वो है ना फीड कराएगी उस समय बेटा क्या है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस होती है, और है ना एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरिशन। तो पार्चुरिशन, और ये जो मैक्सिमम जो बेटा क्या है, मैक्सिमम जो अप्लीकेबल है अप टू क्या, 6 मंथ, अप टू 6 मंथ। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 6 मंथ तक। तो जो आंसर हो गया, ए का हो गया 4, बी का हो गया फर्स्ट, तो ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार मिलाते हैं, ए का हो गया 4, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया सेकेंड, और डी का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। ART का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें है ना हस्बैंड और वाइफ से, जो डोनर हस्बैंड एंड डोनर वाइफ होते हैं, इनके स्पर्म और ओवम लेकर हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनाकर हम फीमेल के बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। यानी अब ध्यान दीजिए, GIFT बेटा ART का क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम गैमिट को, डोनर फीमेल से हम गैमिट को निकालकर, ध्यान दीजिएगा, दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस में सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्ट यूटेरस में। तो ट्रांसफर ऑफ सीमेन डायरेक्टली इनटू यूटेरस इज कॉल्ड IUI। IUD कंट्रासेप्टिव मेथड है, और ये कंट्रासेप्टिव मेथड है, ART का ये क्या है, पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, 4 एग्जाम्पल नहीं है, यानी आंसर 4 है, IUD इसके एग्जाम्पल नहीं है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया आर गिवन बिलो, चूज द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखिए यहां पर, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। बेटा यहां पर जो एंजाइम होती है उसका नाम है एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब इसमें होता क्या है कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, ये जीन हो जाता है म्यूटेट, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, सिंगल जीन, तो जो सिंगल जीन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है उसमें म्यूटेशन हो गया, और जब म्यूटेशन होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेंगे, और जब एंजाइम नहीं बनेंगे टायरोसिन नहीं बनेगा। यानी टायरोसिन में अगर फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बेटा बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। अच्छा, फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल एलानिन है ना, फिनाइल एलानिन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, और ये एक्यूमुलेट होगा। और जब ये एक्यूमुलेट ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन करेगा। क्या करेगा, मेंटल के ग्रोथ को प्रभावित करेगा, रोकेगा, स्किन रैशेस करेंगे। अच्छा, ये ब्लड में भी क्या है, यहां पर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड या फिनाइल पायरुवेट किसमें होगा, ब्लड में। ठीक, ये भी सही है, लेकिन जो फ्यूरो टंग है बेटा, फ्यूरो टंग है, ये किसका है, डाउन सिंड्रोम के ये क्या है, फीचर है, डाउन
सिंड्रोम, यानी ये जो है सही ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है, फिनाइल कीटोन्यूरिया से रिलेटेड नहीं है। और करेक्ट आंसर क्या गया 4। करेक्ट आंसर क्या गया 172 का 4। 173 ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर। बिल्कुल सही है, होमोपॉलीमर में केवल एक टाइप के क्या है मोनोमर होते हैं और n टाइम रिपीट करते हैं। लेकिन जो हेट्रोपॉलीमर होते हैं डिफरेंट टाइप के मोनोमर होते हैं, हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर यूजुअली मेड अप ऑफ। अब देखिए प्रोटीन में जो एमिनो एसिड पाई जाती है वो 20 टाइप की एमिनो एसिड है, तो मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी आएगी प्रोटीन में कब, जब ये 20 टाइप के अमीनो एसिड क्या है इन्वॉल्व हो जाएंगी, यानी 20 डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड जब मिलकर क्या है प्रोटीन बनाएगी तो डाइवर्सिटी प्रोटीन की ज्यादा होगी, यानी 20 टाइप के अमीनो एसिड से 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलके बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है 40 टाइप नहीं, 30 टाइप दिया है, नंबर नहीं दिया है अमीनो एसिड का टाइप, और मैक्सिमम 20 टाइप की अमीनो एसिड होती है जो प्रोटीन में पाई जाती है। तो आंसर क्या हुआ फर्स्ट। 174 की बात करते हैं तो एंजाइम आर द बायोकेटालिस्ट, रिएक्शन को केटलाइज करते हैं। दे केटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन। अच्छा एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट होती है, सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मेनी फिजिको केमिकल प्रोसेस आर एंजाइम मेडिएटेड, है ना। तो ध्यान रखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट एंजाइम। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो रिएक्शन है एंजाइम के द्वारा मेडिएट नहीं होती है इन बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो ध्यान दीजिए यहां पर डिजॉल्विंग CO2 इन वाटर में CO2 का डिजॉल्व करना, ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल प्रोसेस है, और इसमें एंजाइम का रोल नहीं होता है। और ये जो आंसर है ये करेक्ट जाएगा, एंजाइम का रोल नहीं होगा। आइए बाकी देखते हैं, ये अंत नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। अनवाइंडिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कौन सा एंजाइम अलग करता है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा, हेलिकेज एंजाइम। तो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बेटा सुक्रोज डाइसैकेराइड है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ना, किसके द्वारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसके द्वारा, सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम, या अगर मान लीजिए प्लांट की बात करेंगे जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है, राइबोजाइम होते हैं, है ना। 23R है ना, 23R RNA हो जाएगा, तो राइबोजाइम 23R RNA वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर क्या है फर्स्ट, फिजिकल प्रोसेस। अच्छा जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, आइस वाटर में और वाटर वेपर में, ये भी फिजिकल प्रोसेस है, इसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होती है। 75 की बात करते हैं, 175 की अगर बात करते हैं तो यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ईच फैमिली हैज मोर देन वन जीनस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या दिया गया है स्टेटमेंट, ईच फैमिली हैज मोर देन वन जीनस। यहां पर देखिए किंग PCO फंगस, यहां पर देखिए बेटा ये जो दिया गया है ये क्या है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये कहा गया है ईच फैमिली हैज मोर देन वन जीनस। तो इस प्रत्येक फैमिली के पास एक से ज्यादा जीनस होते हैं, बिल्कुल सही। बट ईच ऑर्डर हैज ओनली वन, प्रत्येक ऑर्डर, ईच ऑर्डर हैज ओनली वन फैमिली। ऑर्डर कहां है ये, और ऑर्डर के पास एक से ज्यादा, तो नहीं ओनली वन नहीं, मोर देन वन, मोर देन वन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे, ईच क्लास हैज ओनली वन ऑर्डर, देखिए ईच क्लास हैज ओनली वन ऑर्डर, नहीं मोर देन वन, मोर देन वन ऑर्डर। बट ईच फाइलम हैज मोर देन वन क्लास, ईच फाइलम हैज मोर देन वन क्लास। तो ये तो सही है लेकिन ये रॉन्ग है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या गया फर्स्ट, आंसर क्या होगा इसका 175 फर्स्ट, दोनों क्या है इनकरेक्ट।
176 की बात करते हैं तो यहां पर भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, और जो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है आइए जरा देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। बिल्कुल, आर्कीबैक्टीरिया का जो बेटा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है अदर बैक्टीरिया से अलग होता है, और यही फीचर आर्कीबैक्टीरिया को कठिन परिस्थितियों में रहने में मदद करता है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ब्लूम बनाते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ आंसर करेक्ट हुआ। 177 की अगर हम बात करते हैं तो 177 में क्या पूछा गया है? करेक्ट मैचिंग पूछी गई है। क्लोरोफाइसी है ना, ग्रीन एल्गी होती है, इसमें जो सेल वाल है बेटा सेलुलोज, अच्छा आउटर सेलुलोज, इनर है ना क्या कहते हैं तो इनर पेक्टोज। बिल्कुल फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर, ये क्या है? बिल्कुल सही है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, इसके मेंबर को बोलते हैं आउटर सेलुलोज, इनर साइड एल्जिन होता है, फ्रेश वाटर रेयर, ब्लैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर टेबल दिए गए हैं आपके बुक में डायरेक्ट है। रोडोफाइसी सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर के सेल वॉल बने होते हैं। फ्रेश वाटर सम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मोस्ट, ये भी सही है। तो यहाँ रोडोफाइसी ओनली सेलुलोज नहीं, ये सब होंगे, ये सभी होंगे, तो ओनली तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ए बी सी करेक्ट है, तो ए बी सी करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 178 की बात करते हैं तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, बिल्कुल सही बात है। टिपिकल लीफ कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, तो ये भी बात सही है। जो टिपिकल बेटा लीफ्स होती है 3 मेन पार्ट से बनी होती है। लीफ बेस जो स्टेम से ये बेस से होते हैं, पेटियोल ये पेटियोल होते हैं, और लैमिना ये लैमिना होते हैं। तो दोनों बातें सही है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट, यानी आंसर क्या हो गया इसका? फोर्थ आंसर गया 178 का। 179 की बात करते हैं तो एडवेंटियस रूट आर प्रेजेंट इन, एडवेंटियस रूट किसमें पाई जाती है? अच्छा एडवेंटियस रूट होती क्या है? रूट एराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी पार्ट से अगर रूट डेवलप होती है तो एडवेंटियस रूट है। मोस्टेरा, बानियन ट्री, ग्रासेस, सभी एग्जाम्पल सही है, यानी आंसर इसका क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, और इस बेटा एफएसटी का लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मियोसिस फर्स्ट। इनकरेक्ट बताना है मियोसिस फर्स्ट के बारे में। तो मियोसिस फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो मियोसिस फर्स्ट ये है 2n बेटा ये सेल होती है। मियोसिस जर्मिनल सेल पे होगा, गैमिट बनते हैं, तो यहाँ पर 2 सेल बनेगी, ये भी बनेगी। तो यहाँ पर मियोसिस अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो मियोसिस फर्स्ट में पोलैरिटी n हो जाती है, n हो जाती है। और डीएनए की अमाउंट अगर हम मान लेते यहाँ पर 2c मान लेते हैं तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट जो होता है c हो जाता है, c हो जाता है, यानी डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ, 2n से n हो गया हाफ, फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, पेरेंट सेल से डॉटर सेल, तो ये बिल्कुल सही है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल। सिनेप्सिस बेटा सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग होती है लेफ्ट जाइगोटिन अवस्था में, ये भी सही है। अमाउंट मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन में सिनेप्सिस होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए 1/4 नहीं हाफ होगा, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ है ना, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, ठीक। तो ये रॉन्ग हो गया। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल सही है बेटा। जेनेटिक में देखिए मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकीटीन अवस्था में जो होती है वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकम्बिनेज एंजाइम इस रिएक्शन को क्या करता है? मेडिएट करता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? थर्ड जाता है। करेक्ट आंसर है जो इनकरेक्ट है, तो 180 का करेक्ट आंसर क्या है? 1/3। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट हुआ, यानी FST 62 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, है ना। थैंक यू बच्चों।
अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के अगर आंसर गलत टिक हो गए होंगे, मार्क्स हो गए होंगे, तो बेटा कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, उसका है ना रिप्लाई किया जाएगा। हो सकता है गलती से कहीं मार्क्स हो जाए। थैंक यू बच्चों, है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, जल्दी से आप डॉक्टर बनिए, 4 मई का इंतजार है ना। तो जय हिंद बच्चों, जय।